मैं उसके घर की गली में प्रवेश कर गया था। आस पड़ोस में अभी भी जाग थी। मैंने उसे मैसेज किया कि आस पड़ोसी जाग रहे हैं, कोई देखेगा तो आप आ तो जाओ, मैं गेट पर खड़ी हूँ। मैं जल्दी जल्दी से कदम बढ़ा के उसके घर में प्रवेश कर गया। उसने घर को लॉक किया। हम ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे दिल का हाल समझ रही थी। मैं संयत हो जाऊं, ऐसा सोचकर उसने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ, तब तक आप कोई गाना चलाइए। छोड़िए, मैं ही लगा जाती हूँ। उसने गाना चला दिया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। वो बोली कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है, और ये कहकर वो किचन में चली गई। गाना बज रहा था और मैं सपनीली चांद वाली रात के उस नाव वाले सीन में खो गया। वो चाय ले आई थी, कुछ स्नैक्स भी थे। हम दोनों चाय पी रहे थे। एक दो चुस्कियाँ ली थी कि वो बोली, रुको, मज़ा नहीं आ रहा। वो उठी और दो प्यालियाँ उठा लाई। बोली, अब इसमें डालकर पीते हैं, सुड़कने के बिना चाय पीने का स्वाद ही नहीं आता। उसके ये कहने पर हम दोनों की हंसी छूट गई और माहौल हल्का हो गया। अब मैं थोड़ा सा संयत महसूस कर रहा था। उसने कहा कि आओ झूले पर चलते हैं। हम दोनों उठकर छत की ओर चल पड़े। वो आगे थी, मैं पीछे था। उसका भरा हुआ बदन देखना अच्छा लगता था मुझे। उसने पूछा, यूँ पीछे क्यों चलते हो? मैंने कहा, बाबू को बेस पसंद है। चुप, गंदे कहीं के, मार खानी है आपको। चलो अब आप आगे चलो, मैं पीछे चलती हूँ। हम दोनों हंसने लगे और मैं आगे चल पड़ा। छत पर पिछली रात की तरह चांदनी छिटकी पड़ी थी। रोशनियाँ बरकरार थी। आज उसके गिर्द शॉल नहीं लिपटा था। हम दोनों झूले पर बैठ गए। मैंने पैरों से झूले को हल्की जुम्बिश दे दी थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं भी बहुत संयत था और अपने आप को संभाले था, कहीं पिछली रात जैसा ना कर बैठूं। हम दोनों ही खामोश थे। उसने कहा कि आपने कभी पहले यूं चांद को निहारा है अपनी पत्नी के साथ? मैंने कहा, नहीं, इसके लिए मन में इच्छा होनी चाहिए कि दोनों बैठकर चांद निहारें, पर उसे ये समय की बर्बादी लगती है। उसने कहा, हमारे साथ भी यहाँ बैठने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हमने ये इसीलिए लगवाया था कि इस पर बैठकर देर रात तक चांद देखें और बहुत प्यारे प्यारे गाने सुने। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो जैसे। मैंने कहा, हम ही गाना सुने? उसने कहा, हाँ, पर आवाज़ कम रखना। मैंने मोबाइल पर गाना चला दिया। चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए। गाना चल रहा था और मैं उसे बताता जा रहा था कि ये गाना फिल्म दिल नादान का है। 1982 में आई थी ये फिल्म। हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन जयप्रदा। वो हंसने लगी। आप गूगल बाबा हो? आपको कोई भी गाना बताओ, आप उसका सारा आगा पीछा बता देते हो। हम हंसने लगे। गाने का अंतरा बदल गया था। तूने चेहरे पे झुकाया चेहरा, मैंने हाथों से छुपाया चेहरा, लाज से शर्म से घबराते हुए। ये सुनकर हम दोनों ही खामोश हो गए। कल का वाक्या याद हुआ आया था। मैंने कनखियों से देखा, उसका चेहरा लज्जा गया था। वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैं भी पानी पानी था। मैं ही बेवकूफ़ था, बिना सोचे समझे गाना बजा दिया। उसे असहज हुए देख मैंने उसे कहा, चलिए नीचे चलते हैं, ठंड बढ़ गई है। शायद वो तो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। वो झट से झूले से उतर गई। इस बार मैं जानकर आगे आगे हो लिया। पीछे हल्के हल्के झूलते हुए झूला अकेला रह गया था। हम दोनों फिर से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तब तक माहौल कुछ शांत हो आया था। वो सहज हो चली थी। हम दोनों में सामान्य बातचीत शुरू हो गई थी। वो मेरे ऑफिस का पूछ रही थी। मैंने कहा कि ये कल पूछ लेना, आज करने को बहुत बातें हैं। वो हंसने लगी, फिर पूछा, अच्छा आप ये जोड़ बाकी कहाँ से ले आते हो? मैंने पूछा, कौन से जोड़ बाकी? वो बोली, 12 नंबर, 24 नंबर। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हुआ यूँ था,
कि मैंने उससे एक बार फ़ोटो मांगी थी। वो कार में बैठी थी, उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, उसने क्रीम कलर का सूट पहना था, उसके कपड़े सीट बेल्ट से कुछ असहज हो गए थे। आपकी ये पिक आप भी डिलीट कर दो, मैं भी कर रहा हूँ। उसका मैसेज आया, क्यों, इसमें क्या खराबी है? इसमें आपका ऊपर का 12 नंबर नुमाया हो रहा है, इसीलिए हम ऐसे पिक आपकी नहीं देख सकते। ये 12 नंबर क्या होता है? तो मैंने बताया, व्हाट्सएप के इमोजी में जो पहला सेट है उसके नीचे से 24 नंबर पर जो इमोजी लगा है वो 24 नंबर होता है। 12 और 12। उसने कहा, देखती हूँ। इसके बाद उसका मैसेज आया, बदमाश, पिक डिलीट करो अभी, आज के बाद हम आपको कभी पिक नहीं देंगे। और मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। हम दोनों ही उस वक्त हंस रहे थे। उसने मुझसे पूछा, आप कह रहे थे कि आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं। मैंने कहा हाँ। तो उसने पूछा, आप कोठे वाली के पास जाओ, कभी गए नहीं वहाँ? मुझे तो सच ही बोलना था, बोल दिया। एक बार गया था, साथी लोग जिद करके ले गए थे, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर मुझे घृणा हो गई। मैं उनको वहीं छोड़कर चला आया। मेरी साफ गोई पर वो मुझे एकटक देखने लगे। उसने कहा, आपकी यही सच्चाई आपको सभी से अलग खड़ा कर देती है। हमें आपका सच बोलना बहुत पसंद है। मैंने कहा, जो औरत आधी रात को मुझे विश्वास करके बुला सकती है, उसके सामने झूठ बोलूँगा तो ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। वो कुछ देर तक चुप रही। मैंने कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने कहा, पकड़ो। मैं काफ़ी देर तक उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था। रसोई से फ्रिज चलने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों को ही कुछ नहीं सूझ रहा था। 11:15 बज चुके थे। मेरी 12 बजे की ट्रेन थी। मैंने घड़ी देखी। उसे कहा कि मैं 11:40 पर निकल जाऊंगा, आप ओला कैब कर देना। उसने कहा, ठीक है। उसने बताया, हमारे घर के पास एक कुआं है। मैंने कहा, मुझे आपकी गोद में सिर रख कर लेटना है। उसने कहा कि अगर कल जैसी हरकत की तो हम आपका चाकू से खून कर देंगे। मैंने कहा, फिर आपको जेल हो जाएगी। मेरे खून के इल्ज़ाम में लाश कहाँ ठिकाने लगाओगी आप? हम आपकी लाश को कुएं में डाल देंगे, लेकिन एक समस्या है, कुआं भर गया है। ऐसी कितनी लाशें आपने उसमें डाल दी कि कुआं भर गया? मेरी ये बात सुनकर हम दोनों ही बहुत हंसे और हंसते ही गए। जब दोनों इजी हुए तो उसने गाना चला दिया, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने। माहौल बहुत ही भारी हो गया था। दोनों बस जुदाई के गम में दुखी हो रहे थे, जो कुछ मिनट में ही हो जानी थी। एक खामोशी पूरे माहौल में फैल गई थी। वो फ्रिज की आवाज़ अब हमें गले पर चलती आ रही सी लग रही थी। गाना ख़त्म हो गया था, पर दोनों चुप थे। उसने मोबाइल पर उंगलियां चलाई, मेरे लिए कैब बुक कर दी, जो कुछ ही देर में आने वाली थी। उसने कहा, अपना सामान संभाल लें, अभी आपको जाना होगा। मैं उसकी गोद से उठ बैठा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि मैं नहीं जा रहा, मुझे रोक लो यहीं प्लीज़, मैं नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा आपको, कुछ देर में ओला भी आने वाली है, और आज रोक भी लूँ तो क्या, जाना तो होगा ही आपको। मैं फिर बोला, नहीं, मैं नहीं जा रहा, रोक लो मुझे, मैं सुबह 4 वाली ट्रेन पे चला जाऊंगा, रोक लो ना प्लीज़। इतने में बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। उसने कहा, लो, आ गई आपकी कैब। मेरा मन किया कि कैब वाले का मुंह तोड़ दूं। उसने भी अभी आना था। मैंने उम्मीद भरी नज़र से उसे देखा कि शायद वो रोक ले, मगर वो तो भेजने पर उतारू थी। उसने मेरा बैग उठाया और मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं समझ गया था वो मुझे नहीं रोकने देगी। मैंने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, मगर वो कठोर भाव और शून्य लगा। मैंने बैग उसके हाथ से लेकर एक और रख दिया और उसके गले से लिपट गया। वो संयत खड़ी थी। फिर उसके हाथ मेरे गिर्द कस गए। मैंने उसे होले से फिर कहा, रोक लो ना। नहीं, जाओ जाओ जल्दी, वो फिर हॉर्न बजाएगा तो पड़ोस के लोग झांकेंगे। ये कहकर उसने मुझे अपने से अलग कर दिया।
मैंने अपना बैग उठाया और बिना उसकी ओर देखे ही उसके घर से बाहर निकल गया और कैब में जा बैठा। वो कैब के जाने तक दरवाजे पर नहीं आई। शायद मेरे दूर जाने के बाद ही गेट बंद करना चाहती थी। मुझे उस पर गुस्सा आया। वो चाहती तो रोक सकती थी। मैंने गुस्से में मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया। उसका मैसेज ना पढ़ूंगा ना करूंगा। सुबह तक बात ही नहीं करनी। कुछ ही देर में कैब ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया। मैंने टिकट वगैरह ले ली। ट्रेन आधा घंटा लेट थी। मैं प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गया। बेचैनी थी। उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था जैसे मुझ में ही बसी हुई है। मैंने बड़ी ही बेकरारी महसूस की और तड़प कर मोबाइल का नेट ऑन किया। उसके कोई 10 मैसेज आए पड़े थे। आज हम फिर से तन्हा हो गए। आपके साथ ये पल गुजार कर लगा जैसे ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई। काश ये पल ठहर जाते। आप बहुत अच्छे हो। हमने आप जैसा अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं जानती थी आज आप मुझे उस तरह से नहीं छुओगे। मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार में शरीर आड़े नहीं आएगा। आपको सीने से लगाकर बहुत अच्छा लगा। हमें अंदाज़ा नहीं था आप गले भी लग जाओगे। पहले हमें असहज लगा, फिर हमने भी आपको कस के सीने से लगा लिया। क्या हुआ? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ओह, आप तो पढ़ भी नहीं रहे। खफा हो ना हमसे? बोलो, कुछ तो बोलो ना। उसके मैसेज पढ़कर लगा जैसे किसी ने दिल को जोर से निचोड़ दिया हो। दर्द की एक लहर सी सीने में दौड़ी। मुझे अब उसकी बजाय खुद पर गुस्सा आया। वो भी तो जुदाई का दर्द झेल रही होगी। मैं तो कल परसों घर जाकर फिर बच्चों में घुल मिल जाऊंगा, पर वो तो नितांत अकेलेपन में रहेगी। शायद मुझसे ज़्यादा जुदाई उसे खल रही हो। मैंने उसे एक ब्लैंक मैसेज किया। उधर से जवाब आया, आपने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जी, वो मैं आपसे खफा हो गया था। आपने मेरी कितनी मिन्नतों के बाद भी मुझे अपने घर रहने नहीं दिया। भेज दिया। मैं सुबह 4 वाली ट्रेन से भी तो निकल सकता था। सुनिए, हमारा भी मन था आपको रोक लें, मगर हम कभी भी आपके परिवार, आपके काम और निजी जीवन में रुकावट नहीं बन सकते। आपको जाना ज़रूरी था। आज हम फिर अकेले हो गए। आपके कल के नहाए हुए टॉवल को हाथ में लिए बैठे हैं और आपको महसूस कर रहे हैं। ओह जाना, इतना प्यार करती हो हमसे? हाँ जाना, इससे भी ज़्यादा। आपको हमें ऐसा क्या दिखता है कि आप हमें इतना प्यार करते हो? जाना, प्यारी जान, एक बात कहूँ, आप में हमें सब कुछ दिखता है। सब कुछ? सब कुछ क्या? दोस्त, भाई बहन, प्रेमिका, पत्नी, माँ बाप, भगवान, सब दिखता है जाना, सब कुछ। ओह, हम इतना ऊंचा दर्जा मत दो। हम साधारण इंसान हैं, बहुत साधारण इंसान। नहीं, आप दुनिया की सबसे अच्छी जान हो। यू आर द बेस्ट जान ऑफ द वर्ल्ड। हम कुछ भी नहीं हैं, बस आपका नज़रिया अच्छा है, इसीलिए अच्छे लगते हैं हम आपको। आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, सबसे हटके, सीधे और सच्चे। लव यू जाना। हेट यू। आपकी ट्रेन नहीं आई? बस वो सुंदर सी औरत की आवाज़ आ रही है कि ट्रेन आने वाली है। हेट यू। रहो उसी सुंदर आवाज़ वाली के साथ। ट्रेन आ गई थी और मैं ट्रेन में धक्कम पेली में लग गया। कुछ देर में मुझे सीट मिल गई। ट्रेन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उससे बिछड़ने का दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं आंखें बंद कर पीछे सिर टिकाकर बैठ गया। उसका ही चेहरा हर कहीं नज़र आ रहा था। अचानक मोबाइल ने अपने होने का एहसास दिलाया। मैसेज आया था। रात के 12:45 पर उसी का मैसेज आ सकता था। उसने एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें उसने डेयरी मिल्क की वो चॉकलेट पकड़ी हुई थी। नीचे टेक्स्ट मैसेज था, इसे बहुत संभाल कर रखेंगे ताउम्र। आपको सीट मिली? हाँ, सीट मिल गई और आपका रबड़ बैंड अभी भी मेरी कलाई से लिपटा हुआ है।
इसे हम भी संभाल कर रखेंगे ताउम्र। जाना, एक बात कहूँ? कहिए। आपने हमें घर बुलाया, अपने साथ रखा, और मान लो कि हम कोई चोर उचक्के होते, आपको चाकू की नोक पर लूट लेते, आपके यहाँ तो केस भी मिल जाता और गहने भी, या ज़बरदस्ती कर लेते तो आपके साथ। आप किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी, उसमें आपकी बदनामी हो सकती थी। क्या आपको हर किसी पर यूं यकीन करना चाहिए? काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया, जाना, हमने आपको घर बुलाया, पास बिठाया, अपने साथ रखा। पता नहीं हमें क्यों आप पर इतना यकीन हुआ। सच कहें तो हमने आपके साथ रहकर खुद को ज़्यादा सेफ महसूस किया। जाने क्यों, आप पर दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा विश्वास करने को मन करता है। आप पर जान हाजिर है। फिर भी मान लो हम आपको चाकू मार देते तो? अब आप हमें डरा रहे हो, गंदे कहीं के। जाओ, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, कुत्ता। लव यू, हेट यू। अब आप सो जाओ, हमें भी नींद आ रही है, सुबह जगा देना हमें। गुड नाइट। गुड नाइट कहकर मैंने फ़ोन को जेब के हवाले कर दिया। मैं सीट से सर टिकाकर सोने का प्रयास करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर वो ही याद आ रही थी। मुझे याद है पहली मुलाकात में हम दोनों जब मिले थे, मेरी तो बोलती ही बंद थी उसके सामने। ना मैं बोल पा रहा था, ना उसे देख पा रहा था। ये करीब 6 महीने पहले की बात है। हमें बातचीत करते हुए 6 महीने के आसपास समय हो गया था, पर मिल नहीं पाए थे। हम बार बार कहते थे कि एक दूजे से मिलना है, बहुत मन है। एक रोज़ ऑफिस में मुझे हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि परसों आपको रीजनल ऑफिस जाना है। मुझे तो जैसे मन की मुराद मिल गई। मेरा रीजनल ऑफिस तो उसके शहर में ही था। मैंने उसे ब्लैंक मैसेज किया, बोलिए क्या हुआ? मैं परसों आपके शहर में आ रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ, हम मिलेंगे आपसे। मुझे भी मिलना है आपसे। सुनिए, आपका हाथ भी पकड़ना है। क्यों? ऐसे ही मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा नहीं लगा तो नहीं पकड़ेंगे, बस आप मिल लेना। अरे अरे, पकड़ लेना और हम ज़रूर मिलेंगे। मैं उस दिन बहुत खुश था। उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। उसकी बेटी भी घर आई हुई थी। मैंने उसे मैसेज किया तो उसने बताया कि 2 बजे तक कैसे भी फ्री हो जाना, हम 3 बजे मिलेंगे। हमें केवल 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 से 6 मिल पाएंगे। मैंने मैसेज किया कि मैं फ्री होते ही आपको मैसेज करूँगा, आप मिलने की जगह निश्चित कर लें। मैं ऑफिस से काम में लग गया और मुझे 11 बजे पता चला कि 1 बजे से मीटिंग होनी है। रीजनल मैनेजर साहब आ रहे हैं। मीटिंग उनके आने के बाद तय होगी कि किस किस को मीटिंग अटेंड करनी है। तब तक कोई ऑफिस नहीं छोड़े। मैं बेचैन हो गया, मन ही मन अरदास करने लगा कि हे भगवान, मुझे मीटिंग में मत इन्वॉल्व कर देना, मुझे आज उससे मिलना है। बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी थी। उस दिन मुझे उससे पहली बार मिलने का मौका मिलने वाला था, पर अचानक ये मीटिंग कहाँ से आ गई। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस कैसे भी मेरा इस मीटिंग से पीछा छुड़वा दे। रीजनल मैनेजर साहब को आने में देर हो रही थी और मेरा दिल धड़क रहा था। 1:30 बज गया था, ना रीजनल मैनेजर आए, ना मीटिंग अटेंड करने वालों का नाम डिसाइड हुआ। हम सब बार बार उनके पीए से पूछ रहे थे, साहब कब आएंगे? और उसका एक ही जवाब था कि साहब का फ़ोन बंद है। कुछ देर बाद पीए ने आकर खुशखबरी सुनाई, साहब आज नहीं आ पाएंगे, वो किसी दूसरी मीटिंग में हैं। अरे वाह, जैसे मेरी कोई लॉटरी लग गई। मैं तो खुशी से उछल पड़ा। सब मुझे देखकर चौंके और मैं छिप गया। मैंने उसे झट से मैसेज कर दिया कि मैं फ्री हूँ। उसने मैसेज किया, कितना लेट बताते हो, 1:50 हो चुके हैं। मैं आपको अभी जगह डिसाइड करके बताती हूँ। कुछ देर बाद उसने बताया कि सेंट्रल पार्क के पास एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ मिलिए। मैं जल्द से अपना बैग उठाकर निकल गया। उस रोज़ मैंने ब्लू शर्ट और जीन्स पहनी थी और रेबेन का छापे वाला डुप्लीकेट चश्मा लगा रखा था।
कोई भी मुझे देखकर कह सकता था कि नकली चश्मा लगाया हुआ है। खैर, चश्मा मुझसे बहुत सूट करता है, ऐसा उसी ने बताया था। मैंने ऑटो की ओर चल पड़ा। वो भी निकल गई थी। वो जगह उसके घर से उतनी ही दूर थी जितना मेरे ऑफिस से थी, पर वो मुझसे 15 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। मैं लेट था और वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। ऑटो वाले ने जैसे ही मुझे निश्चित स्थान पर ड्रॉप किया, मैं झट से उस बड़े से मॉल की ओर बढ़ गया, कैफ़े जिसकी तीसरी मंजिल पर था। मैं लिफ्ट में सवार हो गया। चश्मा अभी भी मेरे चेहरे की शोभा बना हुआ था। वैसे तो लिफ्ट में धूप का चश्मा लगाए रखना बेवकूफ़ी ही है, पर मुझे उससे मिलने के अलावा कुछ और ध्यान ही नहीं था। लिफ्ट जैसे ही तीसरी मंजिल पर जाकर रुकी और मैं लिफ्ट से बाहर निकला, तो वहाँ पर 22 से 24 साल के बीच की 3 लड़कियाँ लिफ्ट का वेट कर रही थी। मुझे बाहर निकलता देख और मेरा डुप्लीकेट चश्मा देखकर एक लड़की ने गाना गा दिया, हुन हुन दबंग दबंग। मुझे तुरंत गाना सूझ गया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, पर मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे स्त्री जात का अपमान करना अच्छा नहीं लगता था। वो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाकर खिलखिलाते हुए लिफ्ट में सवार हो गई। मैं अपनी ही धुन में कैफ़े की तरफ बढ़ गया। मेरी धड़कनें शोर कर रही थी। आज पहली बार मैं उससे मिलने वाला था। वो भी इंतज़ार कर रही थी मेरा। मैंने कॉल किया, आप किस तरफ बैठी हो? उसने बताया कि आप जिस तरफ से एंटर करोगे उसके ठीक बाएं विंडो के पास। मैंने गुलाबी सूट पहना है। मैंने कहा कि मैंने ब्लू शर्ट पहना हुआ है। मैं कैफ़े में प्रवेश कर गया। बाईं ओर देखा, विंडो के पास एक अप्सरा जैसी दिखने वाली खूबसूरत सी महिला बैठी हुई थी। उसे देखते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कैफ़े में प्रवेश करने से पहले मैंने चश्मा उतार लिया था। मैं उसकी ओर बढ़ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। उसने भी नमस्ते का जवाब दिया। मैं उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने पूछा, आने में तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने ना में गर्दन हिला दी। उसने कहा, पानी पीजिए। शायद वो समझ गई मैं नर्वस हो चला हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी भी इतने महंगे कैफ़े, और वो भी किसी महिला के साथ, कभी नहीं गया था। मैंने पानी पिया और अपने माथे पर चुचुहा आए पसीने को पोंछा। हालांकि पूरा मॉल ही एयर कंडीशनर था, पर मुझे पसीना आ गया था। उसने पूछा, और ऑफिस में सब ठीक है? मैंने होली से हाँ कह दिया। वास्तविक बात तो ये थी कि मैं उसके व्यक्तित्व के सामने बिल्कुल ही साधारण लग रहा था और इसीलिए खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था। वो मेरे लिए एक बोतल में जूस लेकर आई थी। उसने कहा, क्या लोगे? मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता, जो आप कहीं ऑर्डर कर दीजिए, मैंने कहा। उसने कहा कि पहले कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, उसके साथ स्नैक्स जो आप कहें। फिर मैं आपके लिए ये जूस लेकर आई हूँ, वो पिएंगे? मैंने कहा, आप जो मन मंगवा लें। उसने कहा, नहीं, आपकी मर्ज़ी का खाएंगे आज। उसने मेरी ओर मेन्यू बढ़ा दिया। मैं सबसे कम कीमत वाली चीज़ें देख रहा था और मन ही मन खर्चे का आकलन कर रहा था। पेमेंट मुझे ही करना था, तो जेब देखनी भी ज़रूरी थी। मैंने देखा कि उस मेन्यू के हिसाब से मेरी जेब बहुत ढीली होने वाली थी। शायद किराया ही कम बढ़ जाए वापस जाने का। जाने उसे कैसे आइडिया हुआ। उसने मेन्यू मुझसे लेते हुए कहा, मैं ऑर्डर करती हूँ। उसने सैंडविच ऑर्डर किए। उसने बताया, जहाँ के सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं। ये कैफ़े जैसा नाम है वैसा ही है। यहाँ बैठकर हम काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं। हाँ, हर घंटे पर हमारे ऑर्डर के बिल के साथ 300 रुपये जुड़ जाते हैं। सुनकर मेरा कलेजा तो सूख गया। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं उसके पैर देख रहा था। उसने गुलाबी नेल पॉलिश लगा रखी थी, सफ़ेद रंग के बहुत कीमती सैंडल पहने हुए थे और उसकी पाजेब बहुत सुंदर थी। उसकी सलवार का रंग सफ़ेद था। उससे ऊपर मैं नहीं देख पा रहा था। वो मेरी असहजता महसूस कर रही थी। उसने अपने हैंडबैग से किताब निकाली, कागज़ और कैनवस। उसने पूछा कि आप अमृता प्रीतम को जानते हैं? मैंने कहा, जी, मैंने उनके बारे में सामान्य ज्ञान की किताब में पढ़ा था।
वो पिंजर नामक उपन्यास लिखा था उन्होंने, उस पर फिल्म भी बनी थी। उसने कहा कि हाँ, ये कागज़ और कैनवस किताब अमृता प्रीतम की है। जब तक ऑर्डर सर्व हो हम इसमें से कुछ कविताएं पढ़ते हैं। उसने कविता पढ़ी। इतने में कॉफ़ी सर्व हो गई। मैं अब कुछ खुल गया था। उसने कॉफ़ी पीते हुए अमृता प्रीतम, साहिर और इमरोज़ के बारे में बताया। मुझे पहले से सब पता नहीं था। मैं उसकी बातों में खो गया। अब मैं नज़र उठाकर उसके चेहरे को देख पा रहा था। कई बार नज़र उठाता, फिर झुका लेता। उसने कॉफ़ी पीने के बाद बताया कि देखिए, हम बातों बातों में फ़ीकी फ़ीकी कॉफ़ी पी गए। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कॉफ़ी फ़ीकी थी। तो उसने कहा, आपने बताया क्यों नहीं? मैं बोला, आपकी बातों में इतनी मिठास थी कि मुझे पता ही नहीं चला। ये सुनकर उसने मुझे नज़र भर कर देखा और फिर मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। कैफ़े में बहुत प्यारा आशिकी 2 का गाना चल रहा था। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। यहाँ वहाँ बहुत से जोड़े बैठे थे। सभी जोड़े युवा थे। हम दोनों सबसे अलग दिख रहे थे। एक तो उम्र दराज और वो भी बहुत ही हाई प्रोफाइल, और दूसरा मैं साधारण लोअर मिडिल क्लास। उसे तो बिल्कुल असहज नहीं लग रहा था, पर मैं बड़ा अटपटा महसूस कर रहा था। कुछ आते जाते जोड़े हमें देख भी लेते थे, पर सबको अपनी पड़ी थी। हमसे किसी को कुछ लेना देना नहीं था। सैंडविच सर्व हो चुके थे और हमने उन्हें खाना शुरू कर दिया। बीच बीच में मैं उसे देख लेता था और वो मुझे। सैंडविच ख़त्म करने के बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे से मुखातिब हो गए। मेरा पुराना मोबाइल, जिसकी बैटरी बहुत जल्द सूख जाती थी, अपने सूखने का संकेत दे रही थी। मैंने उसे कहा, यहाँ मोबाइल चार्ज लगाया जा सकता है कहीं? उसने पूछा, चार्जर है आपके पास? मैंने कहा हाँ, और बैग से चार्जर निकाला। उसने वेटर को बुलाया और मोबाइल चार्ज लगाने को कहा। वेटर बड़े आदर के साथ चार्जर और मोबाइल ले गया। उसने कहा कि आप कुछ बोलेंगे कि मैं ही बोलती रहूं? मैंने उसे बताया कि किस तरह लिफ्ट से निकलते ही लड़कियों ने मुझसे व्यवहार किया, और ये भी बताया कि मुझे भी वो मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना जहन में आया, पर मैंने उन्हें कहा नहीं। उसने कहा, अच्छा किया, और हंसने लगी। अच्छा, तो हमारे शहर की लड़कियों ने आपको छेड़ दिया? हम दोनों हंस पड़े। उसने अपनी बोतल जिसमें जूस लाई थी वो खोली और 2 गिलास में जूस डाल दिया। उसने कहा कि आपके लिए खास बनाकर लाई हूँ, पीजिए। मैंने जूस सिप किया। उसने भी किया। बहुत ही अच्छा जूस था। मैंने कहा, वाह, कितना बढ़िया है। उसने कहा, सच में? मैंने कहा, सच। वो मुस्कुरा दी। उसकी बेटी का फ़ोन आ गया था। उसने कुछ मंगवाया था। उसने बेटी से बात की और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब मैंने उसके होठों और दांतों पर नज़र डाली। उसने गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके दांत मोतियों से चमक रहे थे। मैंने उसे फ़ोन काटने के बाद बताया कि आपके दांत बहुत सुंदर हैं। वो मुस्कुराने लगी। फिर पूछा, आपको हमारी कोई चीज़ खराब भी लगती है? मैंने कहा, नहीं, कोई चीज़ खराब हो तो बताऊं। आप भी ना, कुछ भी बस। सच में, सच, आप में कोई कमी नहीं है। आप परियों की शहजादी हो। ये सुनकर हम दोनों हंस दिए। उसने कहा कि आपकी आंखें और बाल बहुत सुंदर हैं। आपकी आंखें बोलती सी लगती हैं। हमारी टेबल का बजर बज उठा। उसने कहा कि लीजिए, 1 घंटा हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। मैंने मन ही मन सोचा कि बिल में 300 रुपये और जुड़ गए। उसने कहा, चलिए एक एक कॉफ़ी और पीते हैं, फिर हम राधा कृष्ण मंदिर चलेंगे। उसने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मुझसे बोली कि इस बार फीकी कॉफ़ी नहीं पीनी है। हम दोनों मुस्कुरा दिए। हम दोनों वहाँ खुद को जन्नत के बीच बैठे हुए महसूस कर रहे थे। उसने कागज़ और कैनवस मेरी ओर बढ़ा दिया और कहा कि एक कविता आप पढ़िए। मैंने कविता पढ़ी, पर मैं कविता वगैरह से ज़्यादा जुड़ा नहीं होने के कारण सही से पढ़ नहीं पाया। कविता के भाव उजागर नहीं कर पाया। तब उसने कविता का भावार्थ बताया। उसने बताया कि जब प्रेम होता है तो कुछ और नहीं होता, सब कुछ यूं नीचे ही रह जाता है।
जैसे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादलों का रूप ले लेता है, प्रेम बिल्कुल वैसे ही है। वो सारे बंधन तोड़कर ऊपर उठ जाता है, जहाँ परमात्मा उसके नज़दीक होता है और दुनियादारी उससे दूर। उसकी व्याख्या सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बताया, प्रेम का मतलब खुद का अस्तित्व खो देना होता है और वैसे ही हो जाना होता है जैसा हमारा प्रेमी है। जैसे कि कहते हैं ना कि राधा कृष्णमयी हो गई, बस प्रेम वैसा ही है। पानी अपना अस्तित्व खोकर बादल बन जाते हैं और बादल अस्तित्व खोकर पानी। वाह, कितना प्यारा और सहज तरीका था उसका प्रेम को समझाने का। मैं उसे निरंतर छुपी छुपी नज़र से देख लेता था और ऐसे करते हुए वो देख लेती तो मुझे शर्म आ जाती थी। वेटर कॉफ़ी सर्व कर गया था। इसी दौरान मैंने तय कर लिया था कि साथी को कहकर कुछ पैसे ले लूँगा ताकि बैलेंस बना रहे। हम दोनों ने कॉफ़ी पीना शुरू किया। इस बार उसने चीनी खुद मिला दी थी। कॉफ़ी पीने के बाद उसने वेटर से बिल ले आने को कहा। वेटर बिल और मेरा मोबाइल लेकर आया। उसने बिल टेबल पर रख दिया। मैंने पॉकेट की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने टोक दिया, नहीं, यहाँ मैंने आपको इनवाइट किया है तो बिल मैं ही पे करूँगी। अगला बिल आप पे करना। उसने बिना बिल पर निगाह दौड़ाए 1000 का नोट उसकी बिल वाली प्लेट में दबा दिया। वेटर वो ट्रे उठा कर ले गया और कुछ चेंज वापस लाया, जिसे उसने देखा भी नहीं। और मैं सोच रहा था कि बिल मुझे ही देना चाहिए, पर जानता था कि वो ऐसा करने नहीं देगी। हम वहाँ से निकलकर दूसरी फ्लोर पर आ गए थे। उस फ्लोर पर एक शॉपिंग सेंटर था। वहाँ से उसने कुछ कपड़े खरीदे। उसकी खरीदारी देखकर मैं भौचक्का रह गया। बाप रे, इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती है ये। खैर, हम वहाँ से निकलकर नीचे आ गए और हमने एक ऑटो किया। उस ऑटो ने हमें राधा कृष्ण के मंदिर में छोड़ दिया। ऑटो के पैसे उसने ये कहकर दे दिए कि आप कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं इसको पे करती हूँ। हम दोनों ने पहले मंदिर में जाकर राधा कृष्णा की जोड़ी को नमन किया। वहाँ प्रसाद चढ़ाना नहीं होता, तो दोनों ने दान पात्र में कुछ रुपए डाल दिए। उसके बाद हम उसके गेट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। बहुत सुंदर वातावरण था वहाँ, बहुत शांति और सुकून। मंदिर ऊंचाई पर था तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी और वहाँ पर खुशबूदार गेंदे के फूल की खुशबुएं हमें महका रही थी। 5:20 हो चले थे। उस दिन मौसम बहुत खुशनुमा था। हम वहाँ अपने रिश्तों के बारे में बात करने लगे। मैं कह रहा था कि ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं उन्हें निभाना हमारी मजबूरी है। तो उसने बताया कि उसे मजबूरी नहीं, अपनी ड्यूटी कहिए। चाहे कुछ भी हो, आपकी पत्नी आपके बच्चों की माँ है और मेरे पति मेरी बेटी के पापा। चाहे हम आपस में पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के बिना रहने का सोच सकते हैं, पर बच्चों को दोनों चाहिए। बच्चों को माँ भी प्यारी होती है और पापा भी, तो हमें बच्चों के लिए भी रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं। उसकी बातें बहुत ही सही और सटीक थी। मैं मंत्रमुग्ध हो उसकी बातें सुन रहा था। उसने बताया कि वो अक्सर वहाँ आकर बैठ जाया करती है। जब भी अकेलापन महसूस करती है तब यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है उसे। हम यूँ ही बहुत सी बातें कर रहे थे। इस दौरान मेरा भी फ़ोन आया और फिर उसका भी। उसने कहा कि कुछ देर है 6 बजने में, चलिए सूरज की फ़ोटो क्लिक करते हैं। सूरज दूर से मंदिर की गुमटी पर यूँ लग रहा था जैसे गुमटी पर किसी ने लाल मोती रख दिया हो। मैंने उसे कहा कि मुझे आपका हाथ पकड़ना है। वो मुस्कुरा दी, बोली, चलिए देर हो जाएगी, चलते हैं। हम दोनों उठ खड़े हुए और हमने एक ऑटो ले लिया। उसने ऑटो वाले को इस तरह हायर किया कि वो उसके घर के आसपास छोड़कर वापसी में मुझे मेरे होटल के पास छोड़ दे। उस दौरान मैंने वहाँ से 2 फ्रूटी और ले ली। हम ऑटो में चल पड़े। हम दोनों ने फ्रूटी पीना शुरू किया। मैंने जल्दी से फ्रूटी पी ली और उसे पागलों की तरह निहारे जा रहा था। अचानक उसे जाने क्या सूझा। उसने पूछा कि फ्रूटी पिएंगे? मैंने हाँ कह दिया। उसने अपनी जूठी फ्रूटी मेरी ओर बढ़ा दी। मैं उसकी जूठी फ्रूटी को पीने लगा। मैंने थोड़ा सा पीकर उसे वापस लौटा दिया और उसने बाकी फ्रूटी पी ली।
उसने वो फ्रूटी मुझे इसलिए थमा दी थी कि मैं उसे लगातार देखे जा रहा था। उसे मेरी नज़रें हटाने का कोई और तरीका नहीं सूझा और उसने फ्रूटी मेरी ओर बढ़ा दी। ये उसने बाद में बताया था। मैंने उसे फिर कहा कि मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। उसका हाथ चुन्नी में लिपटा था। मैंने चुन्नी के आवरण में उसका हाथ पकड़ लिया। वो परे झांकने लगी। उसके हाथ बहुत मुलायम थे, जैसे मैंने हजारों गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथ में भर लिया हो। उस वक्त शायद वो सफ़र जीवन भर का भी होता तो मैं चलता रहता, पर हर सफ़र ख़त्म होने के लिए होता है। जैसे ही हम उसके घर के इलाके में प्रविष्ट हुए, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं भी सही होकर बैठ गया। कुछ आगे जाकर उसने ऑटो रुकवाया और मुझसे कहा कि आप किराया पे कर देना। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। ऑटो वापस मुड़ गया। उसने मुझे पे करने को जानकर कहा ताकि मुझे उसके सामने अपने बौनेपन का एहसास ना हो। कितनी समझदार है वो। सोचते सोचते जाने मुझे ट्रेन में कब नींद आ गई। सुबह 5 बजे के आसपास मैं जाग गया। मैंने उसे कॉल किया, वो उनिंदी थी। उसने पूछा कि पहुंच गए। मैंने कहा नहीं, 3 स्टेशन बाद मेरा स्टॉप आएगा। उसने कहा चाय पी लो। मैंने कहा अगले स्टेशन पर। तो उसने कहा तब तक ब्रश कर लो। मैंने कहा बिना ब्रश के चाय नहीं पी सकते क्या? क्या ज़रूरी है ब्रश करना सफ़र में भी? तो वो बोली हाँ, ब्रश करना होता है। मैं कई बार सफ़र में ब्रश नहीं करता। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि हमेशा ब्रश करने के बाद ही कुछ चाय वगैरह पीना है, फिर सफ़र हो या घर। वो बोली कि आप ब्रश वगैरह करो, फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ। मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्टेशन का इंतज़ार कर रहा था। उसका मैसेज आया, हमें अच्छा लगा आज आपने कॉल करके उठाया। काश आप रोज़ हमें यूं ही उठाते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति यूं आएगा जीवन में, जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर जहां हमारे लिए प्रेम सोचना भी ठीक नहीं था। आप आओगे और प्रेम से सराबोर कर दोगे। हम आपको बहुत चाहते हैं और आपके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सच कहूँ तो प्रेम करना भी होता है। आपने आकर ये सब लौटाया। एक बात पूछनी है आपसे। पूछिए। आपका प्रेम हम पर कहीं आपका उपकार तो नहीं? कहीं आप हम पर तरस खाकर तो प्रेम नहीं कर रहे? आप ये क्या कह रही हैं? उपकार तो आपका है परियों की शहजादी, जो मुझे प्यार दे रही हैं। मैं आपके लायक किसी भी तरह से नहीं हूँ। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ और ऐसा कभी भी मत पूछना। लव यू, हेट यू। उस मुलाकात के बाद हमें मिले 4 महीने बीत गए और मेरा उससे मिलना हो नहीं रहा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किस्मत कब उससे मिलने का फिर से मौका दे। दोस्तों, कहानी दस्तक दिल पर बस इतनी ही है। दरअसल पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। कहानीकार उस घटना स्थल पर मौजूद था। दूर झाड़ियों में एक डायरी छिटकी पड़ी थी। कहानीकार ने देखा उस पर थोड़ा खून लगा था और उसने उसे उठाकर जैसे ही उसका नाम पता देखने की कोशिश की तो उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था दस्तक दिल पर। और उसने चुपके से उसका पहला पन्ना थोड़ा सा पढ़ा। पढ़ते ही समझ गया कि ये उस मृतक की छुपी हुई प्रेम कहानी का बयां है। उसने सोचा कि मरने के बाद यदि उसके घर वालों को दे देगा तो मरे हुए आदमी से वो लोग नफरत करेंगे और हो सकता है उस औरत को भी खोजकर बदनाम कर दें। इसीलिए चुपचाप डायरी अपने बैग में रख ली उसने और वहाँ से चला गया। दोस्तों, डायरी पढ़ी तो आंखें भर आई। इतना अनोखा, इतना पवित्र प्रेम था दोनों का। ओह, लेकिन इसका अंत क्या हुआ? एक की मौत। और जब मैंने उस औरत का सोचा तो कलेजा ही बैठ गया। इसकी सभी जीवन बीमा की पॉलिसी तो उस औरत जो इसकी प्रेमिका है उसी के अंडर में है। सोचकर ही दिल कांप उठा। हे भगवान, क्या गुजरेगी उसके दिल पर जब उसके हाथों में इसकी मौत के बीमा क्लेम पहुंचेंगे? वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगी? कैसे इसके क्लेम पर हस्ताक्षर करेगी?
कैसे जिंदा रह पाएगी। हे ईश्वर, अगर इन्हें यूं ही अलग करना था तो एक ही क्यों किया था। उस औरत की पीड़ा महसूस करके ही रोना आ रहा था, और वो तो खुलकर रो भी नहीं पाएगी। ईश्वर के बहुत से निर्णयों पर मुझे बहुत गुस्सा है, शायद आप सभी को भी हो। तो ये थी संजय नायक शिल्प जी की कहानी दस्तक दिल पर। कहानी का सफ़र कैसा रहा आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।